लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख मेरे पिता की मृत्यु ही मेरे जीवन की शुरुआत थी, एक बेहद निजी, भावनात्मक और आत्ममंथन से भरा लेख है। इसमें लेखिका अपने पिता की मृत्यु को केवल एक पारिवारिक दुखद घटना के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदल देने वाले मोड़ के रूप में देखती है। लेख का मूल भाव ये है कि कभी-कभी किसी प्रिय व्यक्ति का जाना इंसान को जीवन की नश्वरता का ऐसा एहसास कराता है जो उसे अपने जीवन को नए ढंग से जीने की ताकत और दृष्टि देता है। लेखिका अपने पिता की यादों के जरिए एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर खींचती है जो एक साथ स्नेही भी था और रहस्यमय भी। पिता बच्चों से बहुत कम बातें करते थे, उपदेश नहीं देते थे, लेकिन अपने व्यवहार और जीवन शैली से बहुत कुछ सिखा जाते थे। उन्होंने अपनी बेटी को केवल एक सलाह दी थी, जीवन में जो भी अवसर मिले उसे पकड़ लेना। पिता की मृत्यु के बाद यही सलाह लेखिका के जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। पत्रकारिता में करियर हो, नए शहरों में जाना हो या दुनिया के संघर्षग्रस्त इलाकों में रिपोर्टिंग करना, उन्होंने हर अवसर को स्वीकार किया। लेखिका बताती हैं कि कैंसर से जूझते हुए उनके पिता धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन परिवार में कोई खुलकर इस बारे में बात नहीं करता था। पिता अपनी पीड़ा को भीतर छिपाकर रखते थे। जब उनका निधन हुआ तो लेखिका की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसी क्षण उन्हें पहली बार जीवन की अस्थिरता और मृत्यु की सच्चाई का गहरा एहसास हुआ। यह एहसास दुखद जरूर था, लेकिन उसने उन्हें भय से मुक्त भी कर दिया। उन्हें लगा कि जब जीवन इतना अस्थायी है तो फिर सपनों को टालने का क्या मतलब। इसी सोच ने उन्हें लगातार आगे बढ़ने, जोखिम लेने और अपने काम में पूरी ऊर्जा झोंकने की प्रेरणा दी। लेख का सबसे मार्मिक पक्ष ये है कि लेखिका अपने पिता की मृत्यु को केवल नुकसान के रूप में नहीं देखती। वो कहती हैं कि अगर संभव होता तो वो अपने पिता को वापस ले जाती, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि उनकी मृत्यु ने ही उन्हें वो इंसान बनाया जो वो आज हैं। पिता की अनुपस्थिति ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना, दुनिया को समझना और अपनी पहचान बनाना सिखाया। इसलिए उनके लिए पिता का जाना अंत और शुरुआत दोनों था। कुल मिलाकर द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख शोक, स्मृति और जीवन के अर्थ पर गहरी बात करता है। लेख कहना चाहता है कि किसी प्रियजन की मृत्यु का दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वही दर्द कई बार हमें अपने जीवन को अधिक गहराई से समझने, हर अवसर को अपनाने और समय की कीमत पहचानने की सीख भी दे जाता है। ये एक बेटी की अपने पिता को श्रद्धांजलि है, लेकिन साथ ही जीवन को पूरे साहस और जागरूकता के साथ जीने का संदेश भी। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय निकोटिन पर बहस, नुकसान के बिना लत को सामान्य नहीं माना जा सकता। निकोटिन, ई सिगरेट और निकोटिन पाउच जैसे नए उत्पादों को लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है। संपादकीय का मूल सवाल यह है कि अगर किसी पदार्थ से सीधे तौर पर उतना गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं दिखता जितना तंबाकू से होता है, तो क्या केवल उसकी लत लगने की वजह से भी उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए? लेख का जवाब है कि पूरी तरह प्रतिबंध शायद सही रास्ता नहीं है, लेकिन निकोटीन को आसानी से उपलब्ध रहने देना भी उचित नहीं होगा। संपादकीय बताता है कि सिगरेट और तंबाकू के नुकसान को लेकर कोई विवाद नहीं है। धूम्रपान आज भी दुनिया में रोकी जा सकने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। इसी वजह से कई देशों ने तंबाकू पर सख्त नियंत्रण लगाए हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तंबाकू मुक्त निकोटिन उत्पाद जैसे वेप और निकोटिन पाउच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। अब प्रशांत महासागर के छोटे देश पलाऊ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से निकोटिन की कानूनी स्थिति की समीक्षा करने की मांग की है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र स्तर पर 2028 तक इसके वैश्विक नियमन या प्रतिबंध पर चर्चा हो सकती है। लेख ये भी स्वीकार करता है कि निकोटिन और तंबाकू एक ही चीज नहीं है। कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग सिगरेट छोड़कर वैपिंग की ओर जाते हैं, उनके धूम्रपान छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की रिपोर्ट भी कहती है कि केवल निकोटिन से स्वास्थ्य को उतना बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ है जितना तंबाकू के धुएं से होता है। इसलिए केवल इसी आधार पर निकोटिन पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगाने का मजबूत तर्क फिलहाल मौजूद नहीं है।
लेकिन संपादकीय दूसरी तरफ की चिंता भी सामने रखता है। निकोटिन उत्पादों का बाजार बहुत तेजी से बढ़ा और नियामक संस्थाएं उसके पीछे रह गईं। खासकर बच्चों और किशोरों को आकर्षित करने वाले फ्लेवर, विज्ञापन और डिजाइन ने बड़ी समस्या पैदा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार कई देशों में बच्चे वयस्कों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से वैपिंग की ओर बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक शोध ये भी बताते हैं कि निकोटिन किशोरों के मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसलिए ये केवल व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी है। संपादकीय का निष्कर्ष ये है कि समाधान दो चरम स्थितियों के बीच कहीं है। एक तरफ पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ निकोटिन उत्पादों को खुली छूट भी नहीं मिलनी चाहिए। बच्चों को आकर्षित करने वाले फ्लेवर, विज्ञापन और बिक्री के तरीकों पर कड़े नियंत्रण लगाए जा सकते हैं। निकोटिन पाउच और वेब्स की उपलब्धता को सीमित किया जा सकता है, ताकि व्यस्त धूम्रपान छोड़ने वालों को विकल्प मिले, लेकिन नई पीढ़ी निकोटिन की लत में ना फंसे। कुल मिलाकर द गार्जियन का यह संपादकीय कहना चाहता है कि निकोटिन तंबाकू जितना घातक साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे सामान्य उपभोक्ता उत्पाद की तरह देखा जाए। लत अपने आप में एक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है, इसलिए दुनिया को प्रतिबंध और छूट के बीच संतुलित रास्ता तलाशना होगा, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा भी हो और वैज्ञानिक तथ्यों की अनदेखी भी ना की जाए। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, क्या फ्रांस की न्यायपालिका फिलिस्तीन के खिलाफ है? फ्रांस में फिलिस्तीन से जुड़े राजनीतिक विमर्श अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाता है। ये लेख एक राय आधारित विश्लेषण है, जिसमें लेखक का तर्क है कि फ्रांस की अदालतें अब फिलिस्तीनी मुद्दे पर पहले की तुलना में अधिक सख्त रुख अपना रही हैं और प्रतिरोध तथा आतंकवाद के बीच अंतर करने वाली बहस के लिए जगह लगातार सिमटती जा रही है। लेख का केंद्र एक फ्रांसीसी राजनेता मोहम्मद मकनी का मामला है। मकनी ने अक्टूबर 2023 की घटनाओं के संदर्भ में एक पूर्व ट्यूनिशियाई विदेश मंत्री का कथन उद्धृत किया था, जिसमें कहा गया था कि जिसे कुछ लोग आतंकवाद कहते हैं, उसे दूसरे लोग प्रतिरोध मानते हैं। इस बयान के बाद उन पर कार्रवाई हुई और अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। लेखक का कहना है कि सजा किसी हिंसक कार्रवाई का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि कब्जे और प्रतिरोध के बीच संबंध की राजनीतिक व्याख्या करने के कारण दी गई। लेख का मुख्य तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून में लंबे समय से ये बहस मौजूद रही है कि किसी कब्जे वाले क्षेत्र के लोगों को प्रतिरोध का अधिकार है या नहीं। लेखक का दावा है कि दुनिया के कई देश फिलिस्तीनी संघर्ष को इसी ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं, लेकिन फ्रांस की आधिकारिक और न्यायिक व्यवस्था अब इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने की बजाय उसे संदेह की नजर से देख रही है। लेखक के अनुसार आतंकवाद के महिमामंडन जैसे कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल अब केवल हिंसक उग्रवाद रोकने के लिए नहीं, बल्कि फिलिस्तीन पर वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोणों को सीमित करने के लिए भी किया जा रहा है। लेख ये भी कहता है कि पश्चिमी देशों में 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं को अक्सर एक अलग थलग घटना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि कई अन्य समाज उसे फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष, कब्जे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखते हैं। लेखक का मानना है कि यदि इस व्यापक संदर्भ का उल्लेख करना भी कानूनी जोखिम बन जाए, तो लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक बहस का दायरा संकुचित हो सकता है। कुल मिलाकर अल जजीरा में प्रकाशित ये लेख ये सवाल उठाता है कि क्या फ्रांस में अब फिलिस्तीन के मुद्दे पर ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों के साथ चर्चा करना कठिन होता जा रहा है। लेखक का कहना है कि आतंकवाद की निंदा और राजनीतिक विश्लेषण के बीच अंतर बनाए रखना लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी है। लेख का मूल संदेश ये है कि अदालतों के ऐसे फैसले केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक असहमति और फिलिस्तीन पर सार्वजनिक बहस की सीमाओं से जुड़े बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।